तो याद होगा हम लोगों ने पिछले क्लास में तुम लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाया था। आज हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी बेसिकली वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड हमने देख लिया था। तो आज हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते चलना चीजों को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये बताना क्या चाहता है, इनके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में कहा जाता है कि एक पॉइंट मास को पकड़ा जाए और पॉइंट मास को पकड़ के इन्फिनिटी से धीरे धीरे लेकर हम चले। एक पॉइंट मास को हमने पकड़ा और उसको इन्फिनिटी से धीरे धीरे लेकर हम लोग लेकर चले, तो जाहिर सी बात है उस प्रोसेस में कुछ वर्क होगा। तो जो उस वर्क का जो कैपेसिटी है उसको हमने नाम दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। So basically when we talk of gravitational potential, we write it as it is the capacity to do work, to take a point charge, to take a point charge from infinity to a point, from infinity to a point in slow speed, then this capacity is known as gravitational potential at that point. Gravitational potential at that point, मतलब कि उस पॉइंट तक का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो वी राइट दिस v इज इक्वल टू वर्क डन अपन चार्ज। We write this v is equal to work done, sorry, not charge, not here charge, because gravitation की बात कर रहे हो आप। work done upon mass, तो we will write it as work done upon mass। कोई दिक्कत है? नो सर। तो अगर हम लोग चाहे तो वर्क डन अपन मास लिख सकते हो v के वैल्यू को। जब v की वैल्यू को आप वर्क डन अपन मास लिख रहे हो और तुम जानते हो दिस वर्क डन इज इनवर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन, क्योंकि वो वर्क डन जो लोगे वो चार्ज के द्वारा ला रहे हो। तो ये जो पार्टिकल, हाँ, जो मास को लेकर आ रहे हो, उस प्रोसेस में कुछ हमारा जो वर्क होगा वह वर्क कैसा होगा अपना, बेसिकली वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो देखा गया है कि जो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स तुम इन्फिनिटी से किसी भी पोजीशन पर लेकर आओगे तो ग्रेविटेशन के द्वारा जो वर्क होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव ऑफ दैट वर्क डन। यानी कि वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू जी बाई एम। इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ डब्ल्यू जी बाई एम, क्योंकि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हो, दैट इज निगेटिव। और कहां से कहां लेकर आ रहे हैं, तो एक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ऊपर। तो तुमको मालूम है वर्क डन को क्या लिखते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डॉट डी आर, taking it from position infinity to r by m।
और F by m क्या होता है बाबू? दैट इज नथिंग बट फील्ड. फोर्स अपन मास क्या होता है? फील्ड. Yes, sir. So we can write from here this is equal to minus E dot dr, and this is integrating from infinity to r. इसको लिख सकते हो माइनस E dot dr and this is from infinity to r. तो ये हम लोगों का लिखने की तरीका होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डिफिनीशन होगी. दिस इज द प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. प्रॉपर डिफिनीशन. आगे बढ़ो थोड़ा सा. चलो यहां तक तो ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास. पॉइंट मास के चलते कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास. पॉइंट मास के देखे चलते देखे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी होगी. तो यार पॉइंट मास के चलते देख रहे हो आप, तो यहाँ पॉइंट मासेस लेंगे Yes, sir. और उनके चलते हम लोग देखेंगे कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितने प्रोड्यूस कर. तो यार हम लोग जानते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन. दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर. Yes, sir. पॉइंट मास को हम लोग पकड़ के माइनस इंफिनिटी टू आर तक लेकर आ रहे हो. तो पॉइंट मास के लिए जो फील्ड की वैल्यू आती है बाबू, दिस इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू आएगी माइनस जीएम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. माइनस जीएम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये वैल्यू आती है ई डॉट डी आर. एंड दिस इज वैल्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू आर. तो ये वैल्यू जीएम बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस जीएम बाई आर. लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर. एक बार आर पुट करेंगे, एक बार इंफिनिटी पुट करेंगे. इंफिनिटी में ये वैल्यू बन जाएगी 0. दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी जीएम बाई आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ बी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल कम्स आउट टू बी माइनस जीएम बाई आर. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आएगी, दिस कैन बी रिटन एज माइनस जीएम बाई आर. तो ये हम लोगों का रिलेशन की बात कर रहे हो कि अगर हम लोगों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास निकालना है तो ये आएगा माइनस जीएम बाई आर के बराबर. नाउ लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. रिलेशन एक तो हम लोगों ने वहां से देख लिया है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इनके बीच में क्या रिलेशन होगी उनके बारे में देखना है. इनके बीच में रिलेशन क्या है, थोड़ा ध्यान देना आराम से, बहुत आसान है. क्या रिलेशन है इनके बीच में, ध्यान देंगे आराम से. अपने को रिलेशन चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में. तो यार हम लोग जो लिखते क्या लिखते हैं, वी राइट इट एज भी. इंटीग्रल फॉर्म में अगर लिखे we write this v is equal to close integral minus e dot dr. This is also one of the relation but in integral form. When we want to write this format in differential form, अगर हमें इसको differential form में मन कर रहा है कि हम differential form में लिखें,
तो वी विल राइट दिस इन डिफरेंशियल फॉर्म एज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V एज V इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। थोड़ा समझना ये इंपॉर्टेंट है। V इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये जो डेल ऑपरेटर, इसको कहते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बाबू? डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर। और इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप, डो बाई डो एक्स आई कैप, डो बाई डो वाई जे कैप, डो बाई डो जेड के कैप। तो अगर डेल डॉट भी लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा बाबू? डो भी अपन डो एक्स बन जाएगा, आई कैप विथ माइनस साइन, माइनस डो भी अपन डो वाई बनेगा, जे कैप, माइनस डो भी अपन डो जेड के कैप। बनेगा क्या? यस सर। दिस इज आवर नेट वैल्यू एंड विथ माइनस साइन इसकी हम लोगों का चीजें लिखेंगे। तो ये अपना रिलेशंस है जो अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो इसी को कोई कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन वेक्टोरियल फॉर्म में इसको लिख देता है। देयर आई यूज्ड टू राइट इट एज E इज इक्वल टू माइनस डो भी अपन डो आर। अच्छा, ये डोभी का मतलब समझते हैं लोग? नहीं मालूम है तो समझ लो, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका थोड़ा मीनिंग समझ जाओ। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? जैसे मान लो कोई भी फंक्शन लिख रहे हो, सिंपल सा। मान लो जैसे कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, जो अपने x और y या z के रूप में फंक्शन है। कोई भी फंक्शन है ऐसे, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड वाई प्लस 2xz, मान लो ऐसे करके कोई फंक्शन है। तो तुमको कहा गया कि डो एफ बाई डो एक्स निकालो। इसका मतलब हुआ कि we will assume only x as a variable and take rest of the term as a constant। तो केवल अपना x को वेरिएबल मान लेंगे तो ये yz बाहर आ गया, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2। ये zy दैट इज डिफरेंशियल ऑफ zy, यहाँ कोई x का टर्म नहीं है तो इसलिए डिफरेंशियल ऑफ zy विल बी 0। इस तरह इसकी जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा बाबू? 2z। समझ में आ रहा है? अगर कोई कहा कि तुमको डो एफ बाई डो वाई निकालो, तो इस बार डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। इस बार की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। वाई के रिस्पेक्ट। बाकी को कांस्टेंट लेंगे। ये वैल्यू बन जाएगा यस सर। एक्स स्क्वायर जेड प्लस जेड, और यहाँ कोई y का टर्म नहीं है तो ये 0। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के जो डिफरेंशिएशन होते हैं यस ना, सर। उसको कहा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। दिस इज द मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इससे समझ सकते हो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, ये बताना क्या चाहते हैं। चलो आगे बढ़ो। तो ये बातें हुई पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हम लोग को बात करना है डिफरेंट बॉडी के चलते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म रिंग के चलते व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। मैं डायरेक्ट कंपेयर कर करके फास्टली डिस्कस करते हुए चलता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म यहां अपने को किसके चलते निकालना है बाबू? तो रिंग के चलते। तो यहां पर जो रिंग के चलते आपको ग्रेविटेशनल वैल्यू निकालने हैं, ऐसे अपना रिंग होगा।
इस रिंग पे पार्टिकुलर किसी डिस्टेंस को आपको निकालना होगा। ये वैल्यू मान लो ये आर है। तो यार हम लोग लिखेंगे v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस जी डीएम। यहाँ कोई एलिमेंटल मास लेंगे जिसकी वैल्यू डीएम लिख रहे होगे, और यहां से इसकी वैल्यू ले रहे होगे एल, तो माइनस जी डीएम बाई एल करके। दिस विल बी आवर डीवी। तो दोनों साइड में इंटीग्रेट कर रहे होगे, तो माइनस जी बाई एल तो कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रल ऑफ डीएम दे देगा अपने को टोटल मास। और यहाँ एल की वैल्यू कितनी है, ये बन जाएगी माइनस जी एम अपॉन एल की वैल्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। टोटल फील्ड जो आएगा इस वैल्यू पर वो कितनी आएगी, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। समझ में आ रही है, बोलना। यस सर। ये आया रिंग के चलते। किसके चलते आया, रिंग के चलते। तो इसका तुम चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो, माइनस जी एम बाई ए की ग्राफ वगैरह अपना मन करे तो बनाते रहना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म है। अगर हम लोग बात करें ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल के चलते, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। जब यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हो कि इसके चलते निकाला जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है दैट इज हैव टू वैल्यूज, कि अपना कैसा लेकर चल रहे हो, सेल है ये, याद रखना। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल के बारे में। तो वी हैव ए टू वैल्यूज, वी हैव टू टेक द v इज इक्वल टू टू वैल्यू। फर्स्ट वन इज r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, एंड सेकेंड वन इज तुम्हारा यस r सर। इज लेस देन r। तब क्या क्या होंगे इन तीनों केसेस के बारे में देखना। जब r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू r हो, व्हेन r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, तो ये आती है वैल्यू ऑफ g जो लिखेंगे, इट इज बिहेव्स एज जस्ट लाइक ए पॉइंट मास, एंड दिस विल गिव्स अस वैल्यू माइनस gm बाई r। लेकिन जैसे ही हम लोग r के अंदर चलेंगे, चूंकि वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जो सरफेस पर पोटेंशियल होगी वही पोटेंशियल हर जगह अंदर रिपीट करेगी, क्योंकि वहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये वैल्यू बन जाती है माइनस जीएम अपॉन कैपिटल आर के बराबर। तो जब अंदर जाएंगे तो अंदर जाने पर यह पोटेंशियल बन जाती है माइनस जीएम अपॉन कैपिटल आर के बराबर। और इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसा दिखेगा बाबू, v वर्सेस का। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये थोड़ा देर के लिए कांस्टेंट, ध्यान देना। और फिर ये ऐसे वेरी करेगा, ये वैल्यू माइनस जीएम बाई आर के बराबर। ये v वर्सेस आर की ग्राफ है। तो कुछ ऐसे ग्राफ इसके दिखते हैं, किसके चलते, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल के चलते। कोई दिक्कत है अभी तक में, बोल देंगे जो दिक्कतें वगैरह होंगी। नो सर। अब हम लोग बात करेंगे, अपने को केसेस देखना है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अभी तक तो देख रहे थे तुम्हारे को ये कैसे चेंज कर रहा है, कैसे चेंजेज नहीं कर रहा है। लेकिन व्हाट विल हैपन व्हेन वी हैव ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर होगा तब क्या होगा, समझना थोड़ा चीजों को। फॉर सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हो तो अपने को जो केसेस देखना है अबाउट सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी, अगर सॉलिड स्फीयर के लिए बात कर रहे हो, उसका लेट इट हैव मास, इट हैज मास इक्वल टू। तो जो सॉलिड स्फीयर के लिए बात कर रहे हो तो तुमको पढ़े भी हो, थोड़ा नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है, देख लो सब। यहां पर हम लोग जब सॉलिड स्फीयर की बातें करते हैं
तो जब बाहर से देखोगे तो इट बिहेव्स एज ए सेल। Yes, sir. एज ए सेल, तो इसका बिहेवियर पूरा सेल जैसे आते हैं तो सब कुछ सेम हो जाता है, लेकिन अंदर जाओगे तो अंदर ये सेल की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर इसके कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे। जैसे ही अंदर जाएंगे इसके अंदर, अब इसकी बिहेवियर सेल जैसी नहीं होगी, क्योंकि अब ये खोखला नहीं है। इट्स नॉट हॉलो, Yes, sir. इट्स नॉट हॉलो, इट इज नॉट हॉलो। जब हॉलो नहीं है तो ये खोखला वाला बिहेवियर तो करेगा नहीं। तो इसके चलते हम लोगों के अंदर जो बाहर वाले सरफेस है वो भी फील्ड लगा रहे होंगे और अंदर वाला भी लगाता होगा, इन दोनों का सम अप हो जाती है। तो नेट पोटेंशियल जो आती है इस केस में V की वैल्यू, दिस इज कम्स आउट टू बी माइनस GM/R when R is greater than or equal to R, just like a cell। लेकिन अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो अंदर के लिए ये वैल्यू बन जाती है -GM/2R³ -GM/2R³ into 3R² minus R², when this R is less than R, when this R is less than R। अच्छा, when R is equal to 0, ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये V की वैल्यू बन जाती है -3/2 GM/R। मतलब सेंटर पर पोटेंशियल 0 नहीं है, सेंटर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, ये 3/2 टाइम्स है पोटेंशियल एट द सरफेस। जो सरफेस पर पोटेंशियल आएगी उसकी 3/2 गुना है सेंटर पर की पोटेंशियल। समझ में आ रही है? Yes, sir. ये हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स की बातें की कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितनी। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, फिर तुमको क्वेश्चन वगैरह भी करा दूंगा मैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना चीजों को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर रहे हैं ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो लिखते हैं, we used to write V is equal to minus WG/m, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी का माइनस साइन विथ बाई m। अब ये V is equal to minus WG/m लिखे हो, यहां से तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो माइनस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू V टाइम्स ऑफ m। And also you know by work energy theorem 1, by work energy theorem 2, sorry, not 1, theorem 2, क्या बोलते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखते हो, वेयर डेल्टा यू इज Yes, नथिंग sir. बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से ये वैल्यू क्या बन जाएगी यार? Yes, डेल्टा sir. यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बनेगा। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ ले चल रहे हैं माइनस डब्ल्यू के जगह पर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। तो ये चेंज होगा, ये बन जाएगा माइनस डब्ल्यू जी इज नथिंग बट डेल्टा यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू this become equal to delta u that is equal to potential times mass। कोई दिक्कत है? No, sir. तो if you want to write in another form,
अगर तुम इसको अलग फॉर्म में लिखना चाहो तो डेल्टा यू को लिख सकते हो, वी कैन राइट दिस एज m is some function of u is some function of distance by, sorry, we can write this like this, we can write this v is equal to ur by m, where v is some function of, और पोटेंशियल एनर्जी इज सम फंक्शन ऑफ डिस्टेंसेस, तो डिस्टेंस का फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी, ये कैसे अपना डिस्टेंस वेरी कर रहा है उसको हम लोग लिख रहे हैं, तो वी कैन राइट दिस लाइक दिस ऑल्सो। कोई दिक्कत है? तो अगर हम लोग No, sir. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास की बात करें, पॉइंट मासेस के चलते अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बातें कर ली जाए, समझिएगा चीजों को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट मास, या तो जिस मास के चलते लोगे उसके हिसाब से हम लोग लिख देंगे। तो जब ग्रेविटेशनल Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखा जाए ड्यू टू पॉइंट मास के चलते, तो अपने को दो सिस्टम पार्टिकल लेकर चल रहे होंगे, दो सिस्टम के बीच में हम लोग डिस्टेंसेस वगैरह सब कुछ दिखा रहे होंगे, तो यार Yes, हम sir. लोग की जो भी वैल्यूज लिखते हो, मैंने यहाँ आपको बताया कि if we have a two mass system, let's say it as m1 and m2 having a distance r, एक m1 मास है और एक m2 मास है, और उनके बीच में डिस्टेंस ये कितना है बाबू? r के बराबर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये m1 मास है और एक m2 मास है, इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस r है, तो वी कैन राइट दिस एज पोटेंशियल ड्यू टू m1 एट दिस पॉइंट, जो होगा पोटेंशियल ड्यू टू m1 v ड्यू टू m1, ये कितने के बराबर बनेगा? माइनस जी m1 बाई आर बनेगा। Yes, sir. अब अपने को चाहिए यार पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन किया है U इक्वल टू m टाइम्स ऑफ v, तो वी कैन राइट इट एज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई आर करके। क्या लिख सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये जो भी m1 आता है वो ऑलरेडी डेल्टा v होता है, Yes, sir. दो पॉइंट्स के बीच का अपना पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ये। अब देखो आगे, तो जैसे वन पार्टिकल्स के लिए ऐसे निकल रहा है, दो पार्टिकल्स के लिए इफ देयर इज n पार्टिकल्स, ऐसे कितने पार्टिकल हो अपना? n, And इफ देयर इज n पार्टिकल, जब n पार्टिकल्स होंगे तो यहां पर एक अपना मान लो एक मेन पास मास है m0, यहाँ n पार्टिकल्स है m1 m2 m3 एंड सो ऑन टिल mn, ये n पार्टिकल्स है, इनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस भी कुछ कुछ है, ये r1 है, ये r2 है, r3 है, ये rn है, तो r1 r2 r3 और rn करके है। तो अगर अपने को नेट अपने को चाहिए कि इसके लिए हम लोग क्या निकाले? पोटेंशियल एनर्जी निकाले, तो U इक्वल टू क्या लिखोगे? सबका इंडिविजुअल सम करते चले जाओगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी एम नट m1 बाई r1 माइनस जी एम नट m2 बाई r2 एंड सो ऑन
till minus g m naught mn by r। अब चूंकि ग्रेविटेशन जो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टोरियल तो हो नहीं रहा है, तो इस चीज को लिख सकते हैं आप माइनस जी एम नॉट समेशन एम आई अपन आर आई is varying from 1 to n, that is equal to net potential। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। तो अगर मान लो इसकी जो नंबर ऑफ जो टर्म होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म ऐसे करके जो भी चार्जेस वगैरह हो, ये तो अभी तक हम लोगों ने कैसे लिखा है, ये इस पर पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे, इसके चलते इसके चलते इसके चलते इसके चलते किस पर लिखा, एट एम नॉट। ये सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी एट एम नॉट लिखा। लेकिन अगर हम लोगों को केवल बात किया जाए एम नॉट के बजाय नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना जाए, क्या निकालना चाह रहे हो, नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को पहले अपना जो टर्म होगा वो कैसे होंगे, नेट पोटेंशियल अगर निकालना है तो मैं तुमको नेट पोटेंशियल ऑन 3 चार्ज बॉडी पहले दिखा देता हूं, ऑन 3 मास बॉडी, ऑन 3 डिफरेंट 3 पॉइंट मास, तब उसके बाद n पॉइंट मास की बात कर लूंगा। जैसे मान लो यहां पर एक पॉइंट मास है, एक यहाँ पॉइंट मास है, एक यहाँ, इसको मैंने लिखा है m1 m2 m3, ये डिस्टेंस को लिखा r1, इस डिस्टेंस को लिखा r2 और ये डिस्टेंस को लिखा r3। कोई दिक्कत है? नो सर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हो, नेट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे, नेट पोटेंशियल एनर्जी तो लिखना है, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, नेट पोटेंशियल ऑन 3 मासेस पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला एक इनके इनके बीच में अट्रैक्शन लग सकता है, ऐसे करके दिखाता हूँ दूसरे कलर से, एक इनके इनके बीच में, एक इनके इनके बीच में और एक इनके इनके बीच में, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर। यानी कि ये हो सकता है नेट पोटेंशियल एनर्जी जो होगा माइनस जी एम वन एम टू बाई आर वन माइनस जी एम वन एम थ्री बाई आर टू माइनस जी एम थ्री एम वन बाई आर, ये नेट पोटेंशियल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यू नेट, ये आएगी कि अपना कोई भी बॉडी ले रहे हो तो उस पर नेट पोटेंशियल कितना निकाला जाए, तो ये सबका सम अप हो जाए। अगर 3 मास था तो ये 3 टर्म आया, अगर 4 मास रहता तब, ऐसे थोड़ा लॉजिकली सोचना, मैं लिखूंगा नहीं सर, तो 4 टर्म आएंगे। नहीं, सोचो थोड़ा ध्यान से, ध्यान देना। 2 पर 1 टर्म आया था, 2 पर 3 टर्म आया, 3 पे 3 टर्म, m1 m2, सोचना थोड़ा, m3 और m, एक इनके इनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, एक इनके इनके बीच में, एक इनके इनके बीच में, एक Yes, इनके sir. इनके बीच में, 4 तो ये तो होंगे ही। यस सर। फिर एक डायगोनल्स, डायगोनल्स के दो diagonal। 2 डायगोनल्स, टोटल कितने हो गए? यस सर, 6। That is equal to 4c2 and this is equal to 3c2। तो अगर ऐसे n मासेस हो, n मास बॉडी हो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने आएंगे? NC2। एग्जैक्ट, समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ टर्न Yes, कितना हो sir. जाएगा? NC2 के बराबर। कोई दिक्कतें हैं इसमें अभी तक के पढ़ाया टॉपिक? नो सर। दिक्कतें वगैरह होंगी तो बता दीजिएगा कि यहाँ पर आपको दिक्कतें हैं, तो ये हो जाएंगे NC2 के बराबर। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं सेल्फ एनर्जी, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं,
लेकिन कुछ बॉडी की अपनी एनर्जी भी होगी, सेल्फ एनर्जी भी होगी। क्या होगी उसकी? सेल्फ एनर्जी भी होगी। समझ रहे हो ना? तो वी आर गोइंग टू सी Yes, अबाउट sir. द सेल्फ एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्योंकि सेल्फ एनर्जी जो होता है मतलब कि उसकी खुद की एनर्जी कितनी है, व्हाट इज इट्स ओन एनर्जी इटसेल्फ, इसकी अपनी एनर्जी कितनी है उसके बारे में बात करें। तो अगर हम लोग इसके अपने एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो कि यू वांट टू फाइंड व्हाट इज इट्स सेल्फ एनर्जी वैल्यू, तो सेल्फ एनर्जी कितनी होगी इसके बारे में अपने को देखना है। सेल्फ एनर्जी पहले समझो सेल्फ एनर्जी होता क्या है। सेल्फ एनर्जी कहा जाता है कि जब किसी बॉडी को लेकर आ रहे हो, तो जो बॉडी को कहीं इंफिनिटी से लेकर आते हो एक सिंगल पॉइंट से, तो Yes, सिंगल sir. पॉइंट तक लाने में वो हमेशा अपना कुछ ना कुछ एनर्जी अपने आप में स्टोर करता है। मतलब कि इनके बीच में अपना कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। दिस इंटरैक्टिव एनर्जी, दैट एनर्जी विच ऑकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन, उसको हमने कहा है सेल्फ एनर्जी। तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ दिस सेल्फ एनर्जी, सिंस ईच ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ सम पॉइंट पार्टिकल, सारे बॉडी जो है कुछ ना कुछ पॉइंट पार्टिकल से मिलकर बने हुए। जब पॉइंट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं तो उनकी ये कॉम्बिनेशन है, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन है। तो ये जो उनके बीच में इंटरैक्टिव फोर्सेस लग रहे होंगे, उस इंटरैक्टिव फोर्सेस के चलते जो एनर्जी आ रही है उसको हमने नाम रखा है सेल्फ एनर्जी। यानी कि हियर वी कैन से दैट the energy posed due to interactive forces, the energy posed due to interactive समझ में आ रहा है? मतलब कि Yes, sir. इंटरैक्टिव फोर्सेस के चलते जो एनर्जी पोजेज हो उसको हमने बोला है सेल्फ एनर्जी। क्या नाम दिया उसको? सेल्फ एनर्जी। Self energy. मतलब कि जब भी हम लोग सेल्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटरैक्टिव फोर्सेस कैसे लग रहे हैं उनके आधार पर चीजों को देख रहे हैं कि हाउ इज इट एक्टिंग ऑन द बॉडी, वी आर सीन ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। हम लोग उसके आसास पर ही हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसे लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है। तो उसको हमने लिखा है सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी में जब भी हम लोग बात करेंगे इंटरैक्टिव फोर्सेस के रूप में लिखेंगे। तो इस पार्टिकल के बीच में अपना इंटीग्रेशन क्या करते हैं, तुम्हारा जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या हो रहा होगा, इंटरेक्शन हो रहा होगा। तो इंटरेक्शन के चलते Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी आती होगी। तो वी विल राइट दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस बी डीएम, ऐसे ही करके लिखिएगा। और v की Yes, sir. वैल्यू क्या होती है यार? तो ये v की वैल्यू होगी सिंपली माइनस जीएम बाय आर, दैट इज फिक्स। अगर सेल के लिए बात कर रहे हैं, ड्यू टू हॉलो सेल, ड्यू टू हॉलो सेल। तो जो सेल के चलते बात करोगे तो उसको लिखेगा माइनस जीएम बाई आर, माइनस जीएम बाई आर इंटू डीएम, एंड इंटीग्रेट इज फ्रॉम 0 टू आर या फिर 0 टू एम। टोटल मास इंटीग्रेट करना है तो 0 टू एम। तो ये वैल्यू बन जाएगी, दिस विल कम्स आउट टू बी माइनस जीएम स्क्वायर अपन 2r। तो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसका या फिर नेट सेल्फ एनर्जी यू सेल्फ, उसकी अपनी एनर्जी जो हो रही है माइनस जीएम स्क्वायर बाई 2r के बराबर। वो दिक्कत है, मतलब अपने अपने पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन के चलते आने वाली एनर्जी, जो दूसरे के इंटरेक्शन के चलते नहीं, खुद के इंटरेक्शन के चलते जो एनर्जी जो फॉर्म हुई, दैट इज इक्वल टू माइनस जीएम स्क्वायर बाई 2r। कोई दिक्कत है? No, sir. जैसे हॉलो सेल के लिए निकाला, अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए निकालेंगे इसी चीज को, व्हेन वी फाइंड इट फॉर सॉलिड स्फीयर,
फॉर सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो यू सेल्फ आती है, याद रखिएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी -3/5 gm स्क्वायर बाई आर। सॉलिड स्फीयर के लिए -3/5 gm स्क्वायर बाई आर के बराबर। तो ये अपना नेट पोटेंशियल एनर्जी आती है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, 3/5 -3/5 gm स्क्वायर बाई आर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। तो ये हम लोगों की नेट पोटेंशियल एनर्जी के केसेस देख रहे थे, कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है डिफरेंट बॉडीज के चलते। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ केसेस को पहले डिस्कस करें, उससे पहले हम लोग थोड़ा काम करते हैं।